आप मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे? इस कोर्स को करने के बाद आप मनोविज्ञान, अपने और दूसरों के बारे में क्या जानने की उम्मीद करते हैं? अपने वर्ग के साथ चर्चा करें। मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करें? मनोविज्ञान न केवल आपको ये समझने में मदद करता है कि लोग और जानवर उनके द्वारा किए जाने वाले काम क्यों करते हैं, बल्कि यह आपको खुद को और दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। मनोविज्ञान आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि आपका मस्तिष्क और शरीर कैसे जुड़ा हुआ है, अपनी सीखने की क्षमता और स्मृति को कैसे सुधारें, और जीवन के तनावों से कैसे निपटें, दोनों सामान्य और असाधारण। मनोविज्ञान का अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों की समझ महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध त्रुटिपूर्ण हो सकता है, और यह जानना कि शोध कैसे किया जाना चाहिए, उन खामियों को प्रकाश में ला सकता है। और अंत में, मनोविज्ञान और इसके शोध के तरीके महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देते हैं, जिसका उपयोग न केवल अनुसंधान का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि विज्ञापनदाताओं और राजनेताओं सहित सभी प्रकार के दावों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। सीखने के उद्देश्य 1.1 1.7 बताएं कि शोधकर्ता किस प्रकार उपयोग करते हैं। मनोविज्ञान में कुछ प्रारंभिक अग्रदूतों के योगदान का वर्णन करें। 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए सहसंबंधी तकनीक। 1.2 गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद के रूप में जाने जाने वाले प्रारंभिक दृष्टिकोणों के पीछे बुनियादी विचारों और महत्वपूर्ण लोगों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। 1.8 एक प्रयोग को डिजाइन करने में शामिल चरणों की पहचान करें। 1.3 मनोविज्ञान में 7 आधुनिक दृष्टिकोणों के पीछे के मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। 1.9 एक प्रयोग में समस्याओं के 2 सामान्य स्रोतों और इन प्रभावों को नियंत्रित करने के कुछ तरीकों को याद करें। 1.4 1.10 मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेशेवरों के बीच अंतर। लोगों के साथ शोध करने के लिए कुछ सामान्य नैतिक दिशानिर्देशों की पहचान करें। 1.5 1.11 वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 5 चरणों को याद करें। समझाएं कि क्यों कभी-कभी मनोवैज्ञानिक अपने शोध में जानवरों का उपयोग करते हैं। 1.6 व्यवहार का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विधियों की तुलना और तुलना करें। 1.12 आलोचनात्मक सोच के बुनियादी मानदंडों को याद करें, जिनका लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। 2. कॉपीराइट सामग्री। कुछ लोगों का मानना है कि मनोविज्ञान केवल लोगों का अध्ययन है और उनके व्यवहार को क्या प्रेरित करता है। मनोवैज्ञानिक लोगों का अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन वे जानवरों का भी अध्ययन करते हैं। और बेहतर ढंग से समझने के लिए कि व्यवहार को क्या प्रेरित करता है, मनोवैज्ञानिक न केवल यह अध्ययन करते हैं कि लोग और जानवर क्या करते हैं, बल्कि यह भी अध्ययन करते हैं कि जब वे ऐसा करते हैं तो उनके शरीर और उनके मस्तिष्क में क्या होता है। मनोविज्ञान का अध्ययन केवल मनोवैज्ञानिकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। मनोविज्ञान एक केंद्र विज्ञान है और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के निष्कर्षों को कैंसर अनुसंधान, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन जैसे कई अन्य क्षेत्रों में उद्धृत और उपयोग किया जाता है। कैसियोपो 2013, मैकडॉनल्ड्स एट अल. 2015, रॉबर्टो और कावाची 2014, रोथमैन एट अल.
2015, वेंडेर लिंडेन एट अल. 2015. मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है. व्यवहार में हमारी सभी बाहरी या प्रत्यक्ष क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे बातचीत, चेहरे के भाव और चाल. मानसिक प्रक्रियाएं शब्द का तात्पर्य हमारे दिमाग की सभी आंतरिक, गुप्त, छिपी हुई गतिविधियों से है, जैसे सोचना, महसूस करना और याद रखना. वैज्ञानिक, क्यों, जानवरों और मनुष्यों दोनों में व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं को उनका निरीक्षण करना चाहिए. जब भी कोई इंसान किसी को या किसी चीज को देखता है, तो इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि पर्यवेक्षक केवल वही देखेगा जो वह देखने की अपेक्षा करता है. मनोवैज्ञानिक इन संभावित पूर्वाग्रहों के कारण गलत अवलोकन नहीं करने देना चाहते. वे सटीक होना चाहते हैं और यथासंभव सावधानी से मापना चाहते हैं, इसलिए वे वैज्ञानिक रूप से मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं. मनोविज्ञान कब से अस्तित्व में है? विज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, जो लगभग 138 वर्ष पुराना है. ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने यह नहीं सोचा था कि लोग और जानवर वो काम क्यों करते हैं जो वे करते हैं. इसके विपरीत, ऐसे दार्शनिक, चिकित्सक और शरीर विज्ञानी थे जो सोचते थे. पूर्वाग्रह, तथ्यों के बजाय विश्वासों पर आधारित व्यक्तिगत निर्णय. तारांकन व्यवस्थित, एक निश्चित, आदेशित योजना के अनुसार. दार्शनिक, वे लोग जो सोच और चर्चा के माध्यम से ज्ञान और ज्ञान की तलाश करते हैं. फिजियोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक जो शरीर और उसकी प्रणालियों की शारीरिक कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं. मनोविज्ञान, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन. अध्याय 1. और कुछ के बारे में, विशेषकर लोगों के संबंध में. प्लेटो, अरस्तु और डेस्कार्टेस जैसे दार्शनिकों ने मानव मन और भौतिक शरीर के साथ उसके संबंध को समझने या समझाने की कोशिश की. ड्यूरेंट, 1993, एवर्सन, 1995, केनी, 1968, 1994. मेडिकल डॉक्टर और शरीर विज्ञानी शरीर और मस्तिष्क के बीच शारीरिक संबंध के बारे में आश्चर्यचकित थे. उदाहरण के लिए, चिकित्सक और भौतिक विज्ञानी गुस्ताव फेचनर को अक्सर पहले वैज्ञानिक प्रयोगों में से कुछ को करने का श्रेय दिया जाता है जो धारणा के अध्ययन, फेचनर, 1860, के साथ मनोविज्ञान में प्रयोग के लिए आधार तैयार करेंगे, और चिकित्सक हर्मन वॉन हेमहोल्ट्ज, 1852, 1863, ने दृश्य और श्रवण धारणा में अभूतपूर्व प्रयोग किए. शुरुआत में, वुंड, टिचेनर और जेम्स. 1.1 मनोविज्ञान में कुछ शुरुआती अग्रदूतों के योगदान का वर्णन करें. ये सब वास्तव में 1879 में जर्मनी के लीप्जिग में एक प्रयोगशाला में एक साथ आना शुरू हुआ. यहीं पर एक शरीर विज्ञानी विल्हेम वुंड, 1832-1920, ने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया था. मानव मस्तिष्क. उनकी प्रयोगशाला में दुनिया भर के छात्रों को मानव मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करना सिखाया जाता था. वुंड का मानना था कि चेतना, बाहरी घटनाओं के प्रति जागरूक होने की स्थिति को विचारों, अनुभवों, भावनाओं और अन्य बुनियादी तत्वों में विभाजित किया जा सकता है. इन गैर भौतिक तत्वों का निरीक्षण करने के लिए छात्रों को अपने विचारों के बारे में निष्पक्ष रूप से सोचना सीखना होगा. आखिरकार, वे शायद ही किसी और के दिमाग को पढ़ सकते हैं. वुंड ने इस प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण कहा, किसी के स्वयं के विचारों और मानसिक गतिविधियों की वस्तुनिष्ठ जांच और माप करने की प्रक्रिया. रीबर और रॉबिन्सन, 2001. उदाहरण के लिए, वुंड
वुंड एक छात्र के हाथ में एक वस्तु, जैसे चट्टान, रख सकता है और छात्र उसे वह सब कुछ बता सकता है जो वह अपने हाथ में चट्टान होने के परिणामस्वरूप महसूस कर रहा था। चट्टान से प्रेरित सभी संवेदनाएं। निष्पक्षता महत्वपूर्ण थी और है क्योंकि वैज्ञानिकों को निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है। अवलोकनों को स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत पर्यवेक्षक के विश्वासों और मूल्यों से अप्रभावित होना चाहिए। मनोविज्ञान की अवधारणा में निष्पक्षता और माप लाने के लिए यह वास्तव में किसी का पहला प्रयास था। निष्पक्षता पर यह ध्यान प्रथम की स्थापना के साथ साथ मनोविज्ञान में सच्ची प्रायोगिक प्रयोगशाला। यही कारण है कि वुंड को मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में टिचेनर और संरचनावाद वुंड के छात्रों में से एक एडवर्ड थे। टिचेनर 1867-1927 एक अंग्रेज जो अंततः वुंड के विचारों को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक ले गया। इथाका, न्यूयॉर्क में विश्वविद्यालय। टिचेनर ने वुंड के मूल विचारों का विस्तार करते हुए उसे अपना बताया। नया दृष्टिकोण संरचनावाद, क्योंकि अध्ययन का केंद्र बिंदु मन की संरचना थी। उनका मानना था कि प्रत्येक अनुभव को उसकी व्यक्तिगत भावनाओं में विभाजित किया जा सकता है। और संवेदनाएं, ब्रेनन, 2002। हालांकि टिचेनर वुंड से सहमत थे कि सचेत सत्ता को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, टिचेनर का भी यही मानना था कि उद्देश्य आत्मनिरीक्षण का उपयोग विचारों के साथ साथ शारीरिक संवेदनाओं पर भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, टिचेनर ने शायद अपने छात्रों से उन चीजों के बारे में आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा होगा जो नीली हैं। वास्तव में उन्हें एक नीली वस्तु देने और उस पर प्रतिक्रियाएं मांगने के बजाय। ऐसा व्यायाम शायद निम्नलिखित की तरह कुछ हुआ होगा। नीला क्या है? नीली चीजें हैं, जैसे आकाश या पक्षी के पंख। नीला शांत और आरामदायक है, नीला शांत है, इत्यादि। 1894 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में टिचेनर का एक छात्र प्रसिद्ध हो गया। पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। मनोविज्ञान में गुडमैन, 1980, गुथरी, 2004। उसका नाम मार्गरेट एफ. वाशबर्न था और वह टिचेनर की एकमात्र स्नातक छात्रा थी। उस वर्ष के लिए सेंध 1908 में उन्होंने पशुओं के व्यवहार पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिस पर विचार किया गया। मनोविज्ञान के उस युग में एक महत्वपूर्ण कार्य, द एनिमल माइंड, वॉशबर्न, 1908। मनोविज्ञान के शुरुआती दिनों में संरचनावाद एक प्रमुख शक्ति थी, लेकिन अंततः 1900 के दशक की शुरुआत में सहयोगी दल खत्म हो गए, क्योंकि संरचनावादी उनके बीच लड़ने में व्यस्त थे। अनुभव के कौन से प्रमुख तत्व सबसे महत्वपूर्ण थे, इस पर स्वयं का ध्यान केंद्रित करें। एक प्रतिस्पर्धा। वुंड की प्रयोगशाला स्थापित होने के कुछ ही समय बाद, संरचनात्मक निर्माण से कुछ समय पहले ये दृश्य सामने आया। इज़म अमेरिका आया। निष्पक्षता, तथ्यों या स्थितियों को बिना अनुमति के वैसे ही व्यक्त करना या उनसे निपटना जैसे वे वास्तव में हैं। व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों या व्याख्याओं का प्रभाव। सर्वाधिकार सुरक्षित। वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण। किसी के अपने विचारों और मानसिक गतिविधियों की जांच और माप करने की प्रक्रिया। संरचनावाद। विलियम वुंड और एडवर्ड टिचेनर से जुड़े मनोविज्ञान में प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें अध्ययन का ध्यान मन की संरचना या मूल तत्वों पर है।
मनोविज्ञान का विज्ञान 5। विलियम जेम्स और प्रकार्यवाद। हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1870 के दशक के अंत में मनोविज्ञान में कक्षाएं प्रदान करने वाला अमेरिका का पहला स्कूल था। इन कक्षाओं को हार्वर्ड के सबसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों में से एक विलियम जेम्स 1842-1910 द्वारा पढ़ाया गया था। जेम्स ने शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मनोविज्ञान में उनकी रुचि विकसित हुई, उन्होंने इसे लगभग विशेष रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। ब्रेनन, 2002। इस विषय पर उनकी व्यापक पाठ्य पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत इतनी शानदार ढंग से लिखी गई है कि प्रतियां अभी भी प्रिंट में हैं। जेम्स, 1890, 2015। वुंड और टिचेनर के विपरीत, जेम्स को रोजमर्रा की जिंदगी में चेतना के विश्लेषण की तुलना में इसके महत्व में अधिक रुचि थी। उनका मानना था कि चेतना का वैज्ञानिक अध्ययन अभी तक संभव नहीं है। जागरूक विचार लगातार बदलती धारा में बह रहे हैं, और एक बार जब आप उस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में आप अभी सोच रहे थे, तो आप जो सोच रहे थे वह अब वह नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, यह वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और क्षमा करें, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको चित्र वैसे भी मिल गया है। इसके बजाय, जेम्स ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि दिमाग लोगों को वास्तविक दुनिया में कैसे कार्य करने की अनुमति देता है। लोग कैसे काम करते हैं, खेलते हैं और अपने परिवेश के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। एक दृष्टिकोण जिसे उन्होंने कार्यात्मकता कहा। वह प्राकृतिक चयन के बारे में चार्ल्स डार्विन के विचारों से काफी प्रभावित थे, जिसमें शारीरिक लक्षण जो किसी जानवर को उसके पर्यावरण के अनुकूल बनने और जीवित रहने में मदद करते हैं, वे उसकी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि शारीरिक लक्षण जीवित रहने में सहायता कर सकते हैं, तो व्यवहार क्यों नहीं कर सकते। लक्षण वही करते हैं। जानवर और लोग जिनके व्यवहार ने उन्हें जीवित रहने में मदद की, वे उन गुणों को अपनी संतानों में स्थानांतरित कर देंगे, शायद शिक्षण के माध्यम से या आनुवंशिकता के कुछ तंत्र द्वारा भी। याद रखें कि यह समझने की कोशिश करने के शुरुआती दिनों में था कि आनुवंशिकता कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए, लिफ्ट में दूसरों की नजरों से बचने जैसे व्यवहार को किसी के निजी स्थान की सुरक्षा के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। एक प्रकार की क्षेत्रीय सुरक्षा जिसकी जड़ें किसी के घर और भोजन और पानी के स्रोत की रक्षा करने की आदिम आवश्यकता में हो सकती हैं। घुसपैठियों से, मानुसोव और पैटरसन, 2006, या बचने के एक तरीके के रूप में, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक चुनौती की तरह लग सकता है। ब्राउन एट अल, 2005, जेनहर एट अल, 1999। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि जेम्स के शुरुआती छात्रों में से एक मैरी विटन कल्किंस थी, जिन्होंने पीएचडी अर्जित करने के लिए हर पाठ्यक्रम और आवश्यकता को पूरा किया। लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें वह डिग्री देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक महिला थी। उन्हें केवल अतिथि के रूप में उन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति थी। कैल्किंस ने अंततः वेलेस्ली कॉलेज में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। उनका काम मानव स्मृति और स्वयं के मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे शुरुआती शोधों में से एक था। 1905 में, वह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फुरुमोटो, 1979, 1991, ज़ेडलर, 1995, की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वाशपिन के विपरीत, कैल्किंस ने कभी भी मायावी पीएचडी अर्जित नहीं की। एक प्रोफेसर और शोधकर्ता के रूप में सफल करियर के बावजूद डिग्री, गुथरी, 2004। मनोविज्ञान के शुरुआती दिनों में योगदान देने वाली महिलाएं एकमात्र अल्पसंख्यक नहीं थीं। चोलॉजी, उदाहरण के लिए, 1920 में,
फ्रांसिस सेसिल सुमनेर पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। पीएचडी अर्जित करने के लिए क्लार्क विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में वह अंततः इसके अध्यक्ष बने। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग और कई लोगों द्वारा इसे पिता माना जाता है। अफ्रीकी अमेरिकी मनोविज्ञान के गुथ्री 2004, केनेथ और मैमी क्लार्क ने काम किया। अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों पर स्कूल अलगाव के नकारात्मक प्रभावों को दिखाने के लिए लाल 2002 1940 के दशक में हिस्पैनिक मनोवैज्ञानिक जॉर्ज सांचेज ने शोध किया। बुद्धि परीक्षण का क्षेत्र, ऐसे परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित करना। डेविस 1994। विख्यात अल्पसंख्यकों के अन्य नामों में पहले अफ्रीकी डॉक्टर चार्ल्स हेनरी थॉम्पसन शामिल हैं। 1925 में अमेरिकी डॉक्टर एल्बर्ट सिडनी को शैक्षिकी मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। बेकहम, नेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन में वरिष्ठ सहायक मनोवैज्ञानिक। 1930 के दशक की शुरुआत में किशोर अनुसंधान के लिए इलिनॉइस संस्थान, डॉक्टर रॉबर्ट प्रेंटिस डैनियल, जो उत्तरी कैरोलिना में शॉ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और अंततः राष्ट्रपति बने। वर्जीनिया स्टेट कॉलेज के डॉक्टर इनेस बेवली प्रॉसर 1897, 1934, जो पहले अफ्रीकी थे। अमेरिकी महिला पीएचडी अर्जित करेगी शैक्षिकी मनोविज्ञान में डॉक्टर हार्वर्ड हेल लॉन्ग, जो ओहियो में विल्बरफोर्स स्टेट कॉलेज में प्रशासन के डीन बने, और डॉक्टर रूथ हॉवर्ड, जो पीएचडी अर्जित करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। मनोविज्ञान में नहीं। शैक्षिकी मनोविज्ञान 1934 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय से गुथ्री 2004। आनुवंशिकता, माता पिता से संतानों तक लक्षणों और विशेषताओं का संचरण। जीन की क्रियाएं। व्यवहारिकता। मनोविज्ञान संघ में प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य। विलियम जेम्स के साथ मुलाकात की, जिसमें अध्ययन का फोकस इस पर है कि मन कैसे अनुमति देता है। लोग अनुकूलन करें, रहें, काम करें और खेलें। सर्वाधिकार सुरक्षित। अध्याय 1। उन शुरुआती दिनों से मनोविज्ञान ने सभी अल्पसंख्यकों के योगदान में वृद्धि देखी है, हालांकि बड़े पैमाने पर आबादी की तुलना में प्रतिशत अभी भी छोटा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जातीय अल्पसंख्यक मामलों के कार्यालय ने अमेरिका में जातीयता और स्वास्थ्य श्रृंखला के हिस्से के रूप में उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया है। उनकी वेबसाइट जातीय अल्पसंख्यक मनोवैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां और विशेष रूप से कई जातीय समूहों के लिए पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों से संबंधित काम या शोध पर प्रकाश डालती है। अफ्रीकी अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, हिस्पैनिक लातीनी और मूल अमेरिकी। अधिक जानकारी के लिए http://www.upper.org/py/oma/resources/ethnicity योजक चिन्ह health/psychologs/ पर जाएं। क्या प्रकार्यवाद अभी भी मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? मनोविज्ञान के नए क्षेत्र में प्रकार्यवाद ने संरचनावादियों को एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान किया, लेकिन मनोविज्ञान के कई शुरुआती विचारों की तरह यह अब एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य नहीं है। इसके बजाय कोई व्यक्ति शैक्षिकी मनोविज्ञान, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुप्रयोग का अध्ययन, और औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, व्यवसायों,
संगठनों और उद्योग में मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुप्रयोग का अध्ययन के आधुनिक क्षेत्रों में भी कार्यात्मकता के तत्व पा सकता है। मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों की तरह कार्यात्मकता ने अधिक आधुनिक दृष्टिकोणों में से एक विकासवादी मनोविज्ञान के विकास में भी भूमिका निभाई, जिसकी चर्चा इस अध्याय में बाद में की गई है। 3 प्रभावशाली दृष्टिकोण: गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद। 1.2 गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद के नाम से जाने जाने वाले शुरुआती दृष्टिकोणों के पीछे के बुनियादी विचारों और महत्वपूर्ण लोगों का सारांश प्रस्तुत करें। जबकि संरचनावादी और प्रकार्यवादी एक दूसरे के साथ और आपस में बहस कर रहे थे, अन्य मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को कई अन्य तरीकों से देख रहे थे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा है। जेम्स की तरह मैक्स वर्थहाइमेर ने संरचनावादी दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई, लेकिन अलग अलग कारणों से। वर्थहाइमर का मानना था कि मनोवैज्ञानिक घटनाओं जैसे कि समझना और महसूस करना तारांकन को किसी भी छोटे तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और फिर भी उन्हें ठीक से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक स्मार्टफोन को अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास स्मार्टफोन नहीं रहेगा। आपके पास असंबद्ध बिट्स और टुकड़ों का ढेर होगा। या जिस प्रकार एक राग अलग अलग स्वरों से बना होता है, जिसे केवल स्वरों से ही समझा जा सकता है, एक दूसरे से सही संबंध में है, इसलिए धारणा को केवल इसी रूप में समझा जा सकता है। एक संपूर्ण घटना। इसलिए ये परिचित नारा है, संपूर्ण योग से बड़ा है। इसके भागों का वर्थहाइमर और अन्य लोगों का मानना था कि लोग स्वाभाविक रूप से पैटर्न की तलाश करते हैं। संपूर्ण उनके लिए उपलब्ध संवेदी जानकारी में। वर्थहाइमर और अन्य लोगों ने संवेदना और धारणा का अध्ययन करने के लिए अपने प्रयास समर्पित किए। यह नया परिप्रेक्ष्य गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट गस्टल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक संगठित संपूर्ण या विन्यास, जो संपूर्ण अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। उनके छोटे टुकड़ों के बजाय पैटर्न। गेस्टाल्ट अवधारणा के उदाहरण के लिए चित्र 1.1 देखें। वास्तविक पैटर्न। आज गेस्टाल्ट विचार संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का हिस्सा है, जो एक क्षेत्र फोकस है। न केवल धारणा पर बल्कि सीखने, स्मृति, विचार प्रक्रियाओं और समस्या पर भी। सुलझाना। धारणा के बुनियादी गेस्टाल्ट सिद्धांत अभी भी इस नए क्षेत्र में पढ़ाए जाते हैं। एश 1998, कोहलर 1925, 1992, वर्थहाइमर 1982। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण भी रहा है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में प्रभावशाली नामक चिकित्सीय तकनीक का आधार बन गया। गेस्टाल्ट थेरेपी। सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब तक ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मनोविश्लेषण विज्ञान एक स्थान और एक विशेष समय पर शुरू नहीं हुआ। कई अलग अलग दृष्टिकोण के लोग बोध करना, इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज के बारे में जागरूक होना, तारांकन संवेदन, किसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना, चखना या सूंघना। चित्र 1.11 गेस्टाल्ट धारणा आँख यहाँ रिक्त स्थान को भरती है और इन दोनों आकृतियों को बिंदुओं की एक श्रृंखला या टूटी हुई रेखा के बजाय वृत्त के रूप में देखती है। समष्टि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य धारणा और संवेदना पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से पैटर्न और संपूर्ण आंकड़ों की धारणा पर। कॉपीराइट मैन्युअल।
मनोविज्ञान का विज्ञान 7। दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर मानव मन और व्यवहार के अध्ययन पर अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। अब तक इस अध्याय में उन शरीर विज्ञानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो मनोविज्ञान में रुचि रखते थे, चेतना को समझने पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन कुछ और नहीं। चिकित्सा पेशे ने मनोविज्ञान के प्रति एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया। फ्रॉइड के बारे में क्या? जब वे मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हर कोई उनके बारे में बात करता है। क्या उनके विचार अभी भी उपयोग में हैं? सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रिया में एक प्रसिद्ध चिकित्सक बन गए थे, जबकि संरचनावादी बहस कर रहे थे, प्रकार्यवादी विशेषज्ञ थे, और गेस्टाल्टवादी बड़ी तस्वीर देख रहे थे। फ्रॉइड एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक चिकित्सक था जो तंत्रिका तंत्र के विकारों में विशेषज्ञ था। वह और उनके सहकर्मी लंबे समय से उन मरीजों को समझने का तरीका ढूंढ रहे थे जो मदद के लिए उनके पास आ रहे थे। फ्रॉइड के मरीज तंत्रिका विकारों से पीड़ित थे, जिसके लिए वह और अन्य डॉक्टर कोई शारीरिक कारण नहीं ढूंढ सके। इसलिए ये सोचा गया कि इसका कारण दिमाग में होना चाहिए, और यहीं से फ्रॉइड ने खोजबीन शुरू की। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक अचेतन, अनजान मन है जिसमें हम अपनी सभी खतरनाक इच्छाओं और इच्छाओं को धकेलते हैं या दबाते हैं। उनका मानना था कि ये दमित इच्छाएं सतह पर आने की कोशिश में उनके रोगियों में तंत्रिका संबंधी विकार पैदा करती हैं। फ्रॉइड एट अल. 1990। फ्रॉइड ने बचपन के शुरुआती अनुभवों के महत्व पर बल दिया। उनका मानना था कि व्यक्तित्व का निर्माण जीवन के पहले 6 वर्षों में होता है। यदि कोई महत्वपूर्ण समस्याएं थीं, तो वे समस्याएं आरंभिक वर्षों में ही शुरू हो गई होंगी। उनके कुछ प्रसिद्ध अनुयायी अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, करेन हॉर्नी और उनकी अपनी बेटी अन्ना फ्रॉइड थे। एना फ्रॉइड ने वह शुरुआत की जिसे मनोविज्ञान में अहंकार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसने व्यक्तित्व विकास के अध्ययन में सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक, एरिक एरिक्सन को जन्म दिया। फ्रॉइड के विचार आज भी प्रभावशाली हैं, यद्यपि थोड़े संशोधित रूप में। पहले से नामित लोगों के अलावा उनके कई अनुयायी थे, जिनमें से कई अपने दृष्टिकोण के अनुरूप फ्रॉइड के सिद्धांत को बदलकर प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनके मूल विचारों पर अभी भी चर्चा और बहस होती है। जबकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड विभिन्न मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों से निपटने वाले पहले व्यक्ति थे, सच्चाई ये है कि मानसिक बीमारी का इतिहास काफी लंबा और बहुत सुंदर नहीं है। फ्रॉइडियन मनोविश्लेषण, फ्रॉइड के विचारों पर आधारित सिद्धांत और चिकित्सा, बहुत आधुनिक मनोचिकित्सा का आधार रही है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक पेशेवर किसी व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उसके व्यवहार को बदलने में मदद करता है। लेकिन एक और प्रमुख और प्रतिस्पर्धी मनोविज्ञान के क्षेत्र में दृष्टिकोण वास्तव में अधिक प्रभावशाली रहा है। समग्र रूप से चोलॉजी। पावलोव, वॉटसन और व्यवहारवाद की शुरुआत इवान पावलोव, फ्रॉइड की तरह नहीं थे। एक मनोवैज्ञानिक, वह एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दिखाया कि एक रिफ्लेक्स, एक अनैच्छिक स्थिर प्रतिक्रिया, पूर्व में असंबंधित उत्तेजना की प्रतिक्रिया के कारण हो सकती है। कुत्तों के साथ काम करते समय पावलोव ने देखा कि लाल प्रतिवर्त, जो नहीं वास्तव में किसी के मुंह में भोजन करने से उत्पन्न होने वाला मैली, उत्पन्न होने के कारण हो सकता है। एक पूरी तरह से नई उत्तेजना की प्रतिक्रिया, इस मामले में एक टिक टिक मेट्रोनोम की आवाज। पर अपने प्रयोग की शुरुआत में पावलोव मेट्रोनोम चालू करेगा और कुत्तों को देगा भोजन, और वे लार टपकाएंगे। कई बार दोहराने के बाद
कुत्ते लार टपकाने लगे। भोजन प्रस्तुत करने से पहले मेट्रोनोम की ध्वनि सीखी गई या वातानुकूलित। प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया क्लेन और मोवरा 1989। इस प्रक्रिया को कंडीशनिंग कहा जाता था। 1900 के दशक की शुरुआत तक मनोवैज्ञानिक जॉन बी वॉटसन आपस में बहस करते करते थक गए थे। संरचनावादी, उन्होंने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के साथ साथ मनोविश्लेषण को भी चुनौती दी। अपने स्वयं के व्यवहार के विज्ञान या व्यवहारवाद के साथ वाटसन 1924। वॉटसन चाहता था मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित एक अंतर्दृष्टि चिकित्सा। फ्रॉइड का खुलासा करने पर जोर दिया। अचेतन संघर्ष फ्रॉइड का शब्द, व्यक्तित्व का सिद्धांत और दोनों, इस पर आधारित चिकित्सा। आचरण व्यवहार का विज्ञान जिस पर ध्यान केंद्रित करता है। केवल देखने योग्य। 8 अध्याय 1 मनोविज्ञान को वापस वैज्ञानिक जांच पर केंद्रित करें, और उन्होंने महसूस किया कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका संपूर्ण चेतना मुद्दे को अनदेखा करना और केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना है, कुछ ऐसा जिसे सीधे देखा और मापा जा सकता है। उन्होंने पावलोव के काम के बारे में पढ़ा था और सोचा था कि कंडीशनिंग व्यवहारवाद के उनके नए दृष्टिकोण का आधार बन सकती है। वॉटसन निश्चित रूप से फ्रॉइड के काम और अचेतन दमन पर उनके विचारों से अवगत थे। फ्रॉइड का मानना था कि सभी व्यवहार अचेतन प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, जबकि वॉटसन का मानना था कि सभी व्यवहार सीखे जाते हैं। फ्रॉइड ने कहा था कि फोबिया, एक तर्कहीन भय, वास्तव में एक अंतर्निहित, दमित संघर्ष का लक्षण है और दमित सामग्री को उजागर करने और समझने के लिए वर्षों के मनोविश्लेषण के बिना इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। वॉटसन का मानना था कि फोबिया कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने काम किया। अपने सहकर्मी रोजली रेनर के साथ, उन्होंने एक बच्चे को लिया, जिसे लिटिल एल्बर्ट के नाम से जाना जाता था, और उसे हर बार जब शिशु चूहे को देखता था तो जोर से डरावनी आवाज निकालकर उसे सफेद चूहे से डरना सिखाया, जब तक कि अंततः चूहे को देखने से ही शिशु को परेशानी नहीं हुई। रोना और भयभीत हो जाना, वाटसन और रेनर 1920। हालांकि शुरुआत में लिटिल एल्बर्ट चूहे से नहीं डरता था, लेकिन प्रयोग बहुत अच्छा रहा। वास्तव में बाद में वह खरगोश, कुत्ते और सीलस्किन कोट सहित अन्य रोएदार चीजों से डरता हुआ दिखाई दिया। ये वास्तव में अजीब लगता है। एक बच्चे को डराने का मनोविज्ञान के विज्ञान से क्या लेना देना है? वॉटसन ये साबित करना चाहते थे कि सभी व्यवहार उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध का परिणाम थे, जैसा कि पावलोव द्वारा वर्णित है। क्योंकि फ्रॉइड और अचेतन प्रेरणा के बारे में उनके विचार एक प्रमुख शक्ति बन रहे थे, वॉटसन को दुनिया को ये दिखाने की जरूरत महसूस हुई कि एक बहुत ही सरल स्पष्टीकरण पाया जा सकता है। हालांकि एक बच्चे को डराना थोड़ा क्रूर लगता है, लेकिन उन्हें लगा कि व्यवहार विज्ञान की प्रगति बच्चे की अपेक्षाकृत संक्षिप्त असुविधा के लायक है। वॉटसन की मैरी कवर जोन्स नाम की एक स्नातक छात्रा ने बाद में वॉटसन और रेनर के अध्ययन को दोहराने का फैसला किया, लेकिन इसमें प्रशिक्षण भी जोड़ा जो सफेद चूहे के प्रति बच्चे की फोबिक प्रतिक्रिया को रद्द कर देगा। उसने एक अन्य बच्चे, लिटिल पीटर, के साथ लिटिल एल्बर्ट अध्ययन को दोहराया, जिसमें पीटर को एक सफेद खरगोश से डरने के लिए सफलतापूर्वक कंडीशनिंग दी गई। जोन्स 1924। फिर उसने काउंटर कंडीशनिंग की एक प्रक्रिया शुरू की,
जिसमें पीटर को दूर से सफेद खरगोश के संपर्क में लाया गया जब वह खाना खा रहा था जो उसे वास्तव में पसंद था। भोजन का आनंद दूर बैठे खरगोश के डर से कहीं अधिक था। दिन प्रतिदिन खरगोश को हर बार करीब लाने के साथ स्थिति दोहराई गई, जब तक कि पीटर को खरगोश से डर नहीं लगा। जोन्स व्यवहार थेरेपी के शुरुआती अग्रदूतों में से एक बन गए। व्यवहारवाद आज भी मनोविज्ञान में एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य है। इसने विकास को भी प्रभावित किया है। अन्य दृष्टिकोणों का उल्लेख, जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की यूरो अमेरिकी परंपराओं से परे जाना, विभिन्न संप्रदायों के लोगों के सोचने, व्यवहार करने और जीवन शैली में अंतर, यात्रियों, व्यापारियों, योद्धाओं, आक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय से ट्यूर का दस्तावेजीकरण किया गया है, और मानव विज्ञानी। हालांकि इस तरह के मतभेदों ने मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। 1970 के दशक की शुरुआत तक अस्तित्व में था जब संस्कृति अध्ययन में एक प्रमुख कारक के रूप में सामने आने लगी। मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी और जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के लिए चिन्हित किया गया। संस्कृति व्यवहार संबंध पर व्यवस्थित अनुसंधान की शुरुआत, गुस्ताव जहोडा, हैरी ट्रायंडस, वाल्टर लोनर, जॉन बेरी, पेरे डासिन, येपे पोर्टिगा, माइकल कोल और सेव कई अन्य लोगों ने अनुशासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय महाद्वीप से दुर्गानंद सिन्हा, आरसी त्रिपाठी, जनक पांडे एंड गणेश्वर मिश्रा हैव ग्रेटली कॉन। क्षेत्र के विकास के लिए धन्यवाद। सर्वाधिकार सुरक्षित। मनोविज्ञान का विज्ञान। 9 विषय क्षेत्र में कई पाठ्यपुस्तकें, हैंडबुक और फील्ड गाइड प्रकाशित किए गए हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान का शायद ही कोई विभाग हो जहां क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चर एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कल्चर जैसे शीर्षकों के तहत कोई पाठ्यक्रम पेश नहीं किया जाता है। भारतीय मनोविज्ञान, चीनी मनोविज्ञान या एशियाई मनोविज्ञान जैसे पाठ्यक्रम समान भावना साझा करते हैं जब तक वे संबंधित देशों में रहने वाले लोगों के व्यवहार की सांस्कृतिक जड़ों की खोज करने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र को स्वदेशी मनोविज्ञान के रूप में जाना जाने लगा है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती सांस्कृतिक विविधता, अप्रवासी समूहों की अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की कोशिश और असफलताएं, छोटे समूहों को बड़े समाजों में समाहित करने से यह विश्वास पैदा हुआ है कि संस्कृति मानव जीवन में मायने रखती है। मानव व्यवहार पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण साझा करने वाले मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि मनोविज्ञान अभी भी काफी हद तक संस्कृतिबद्ध और संस्कृति अंधा बना हुआ है। मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तकें यूरो अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों के शोध के आधार पर पश्चिम में विकसित सिद्धांतों, मॉडलों और व्यवहार के सिद्धांतों से भरी हुई हैं। इसके अलावा शोध अध्ययनों में सार्वभौमिक मनोविज्ञान, बेरी, 2013 की खोज में सांस्कृतिक चर के लिए एक सामान्य उपेक्षा है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की सार्वभौमिकता के अध्ययन में रुचि मानव मस्तिष्क के बारे में एक अत्यधिक अमूर्त केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) के रूप में विश्वास में निहित है जो उस विषय से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है जिसके बारे में वह सोच रहा है या जिस पृष्ठभूमि के भीतर वह सोच रहा है। इस अवधारणा में संदर्भ और सामग्री को अवांछित शोर के रूप में देखा जाता है और सीपीयू के शुद्धतम दृश्य को पकड़ने के लिए उन्हें यथासंभव दूर रखने का हर प्रयास किया जाता है।
यहाँ कंप्यूटर रूपक कोई संयोग नहीं है। कई मनोवैज्ञानिकों का अभी भी विचार है कि सोचने के तरीकों में सांस्कृतिक विविधताएं केवल इसलिए मौजूद नहीं हो सकती क्योंकि अंतर्निहित सीपीयू के संचालन से बाहर रहने वाले संदर्भ और सामग्री में विभिन्न संस्कृतियों द्वारा प्रस्तुत भिन्नताएं होती हैं। इसके विपरीत सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मन क्या के बारे में सोच रहा है और संदर्भ जिसके भीतर वह सोच रहा है के साथ बातचीत में काम करता है। संस्कृति सोचने का विषय और सोचने के तरीके भी प्रदान करती है। संस्कृति और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। संस्कृति की अवधारणा। जबकि मानव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की व्यापकता बनाम सांस्कृतिक विशिष्टता के बारे में बहस जारी है, संस्कृति शब्द भी समस्याग्रस्त है। विभिन्न पाठ्य पुस्तकें संस्कृति को इतने विविध तरीकों से परिभाषित करती हैं कि जहोडा 2012 शोधकर्ताओं को शोध में संस्कृति की अपनी परिभाषा सुझाने के लिए स्वतंत्र करने जैसा महसूस करता है। क्या इससे मनोविज्ञान के अनुशासन को कोई फायदा होगा? ये संदिग्ध है। त्रिपाठी और मिश्रा 2012। क्या संस्कृति इतनी जटिल अवधारणा है कि इसे किसी भी सम्मति से परिभाषित नहीं किया जा सकता? सक्षम तरीका। कुछ हद तक ये बात सच भी लगती है, भले ही हम परिभाषित करने में सक्षम हों। संस्कृति। क्या एक वैचारिक परिभाषा संस्कृति को एक स्वतंत्र का वैध दर्जा प्रदान कर सकती है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में पेंडेंटशर। अंतर सांस्कृतिक मनोविज्ञान में। ऐसा लगता है कि चोलॉजी के शोधकर्ता इन दोनों समस्याओं से जूझ रहे हैं। संस्कृति की सरल परिभाषाएं भी सहायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, लिंटन 1936 संस्कृति को मानव जाति की संपूर्ण सामाजिक आनुवंशिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। हर्स्कोविट्ज 1948 संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा माना जाता है। बेरी, पोर्टिगा, चेसियोटिस, ब्रुगेल्समैन और सैम 2011 ने संस्कृति को एक साझा तरीका के रूप में परिभाषित किया है। लोगों के एक समूह के जीवन का हेन 2015 के लिए संस्कृति सूचना का एक समूह है, जैसे समूह के अन्य सदस्यों से प्राप्त विचार, विश्वास और अर्थ। कॉपीराइट मैन्युअल 10 अध्याय 1। ये परिभाषाएं, चूंकि वे उस तंत्र का सुझाव देने में विफल रहती हैं जिसके माध्यम से संस्कृति मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में संस्कृति को एक चर के रूप में उपयोग करने में कठिनाइयां पेश करती हैं। फिर किसी भी संस्कृति में व्यवहार संबंधी उतनी ही भिन्नताएं होती हैं जितनी कि विभिन्न संस्कृतियों में। इसलिए मानव व्यवहार की सांस्कृतिक स्तर पर व्याख्या कठिनाइयों से भरी है। इसके लिए संस्कृति की एनपैकेजिंग की आवश्यकता है, जिसका अधिकांश अध्ययनों में अभाव है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनपैकेजिंग संस्कृति। सांस्कृतिक संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए बेरी 1976 के पर्यावरण सांस्कृतिक ढांचे का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। ये ढांचा संस्कृति को पारिस्थितिकी और व्यवहार को संस्कृति के अनुकूल मानता है। दूसरे शब्दों में, सांस्कृतिक और व्यवहारिक घटना को लोगों के जीवन की पारिस्थितिक स्थितियों से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। बेरी 1980 ने कल्चर को वेरिएबल्स में एनपैकेज करने की एक योजना का सुझाव दिया है, जो स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य और मापने योग्य हैं। समूहों की प्रथागत प्रथाएं, आवर्ती अनुभव, सीखने के अवसर, जैसे शिकार के लिए
और सांस्कृतिक समर्थन, जैसे समाजीकरण पैटर्न, कुछ ऐसे चर हैं। इनमें से किसी एक का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है और संस्कृतियों के भीतर या विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तियों के व्यवहार संबंधी मतभेदों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। संस्कृतियों के उद्घाटित और प्रसारित पहलू। विकसित संस्कृति और संचरित संस्कृति के बीच अंतर किया जाता है। पहले मामले में पारिस्थितिक स्थितियां सीधे तौर पर कुछ व्यवहारों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, वन पारिस्थितिकी में अस्तित्व की मांग शिकारियों और संग्रहकर्ताओं में उच्च विभेदित संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को जन्म देती है। संचरित संस्कृति सामाजिक संचरण के माध्यम से सीखी जाती है। उदाहरण के लिए, शिकार संग्रह करने वाले माता पिता अपने बच्चों को वन पारिस्थितिकी में सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना सिखाते हैं, अर्थात संज्ञानात्मक रूप से विभेदित तरीके से व्यवहार करते हैं। इन दो सांस्कृतिक रूपों में से किसका मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर अधिक व्यापक प्रभाव पड़ता है? चूंकि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में उत्सर्जित संस्कृति के प्रभाव की अधिक जांच नहीं की गई है, इसलिए साक्ष्य संचरित संस्कृति के समर्थन में अधिक हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन और मानव व्यवहार। संस्कृतियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे स्थिर नहीं रहती। इसके बजाय वे समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं। जहां पहले के दिनों में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होते थे, वहीं हाल के दशकों में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोगों और उनके उत्पादों के बीच बढ़ते आपसी संपर्क के कारण ये परिवर्तन तेज गति से हो रहे हैं। इस घटना का व्यापक रूप से संस्कृति ग्रहण शीर्षक के तहत अध्ययन किया गया है। बेरी 1990, सैम एंड बेरी 2016। परिवहन सुविधाएं, संचार प्रौद्योगिकियां, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, पश्चिमी प्रकार की स्कूली शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगिक अर्थव्यवस्था इत्यादि ने संस्कृतिकरण को अभूतपूर्व बना दिया है। वैश्विक हित का नहीं, पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अक्सर एक ही संस्कृति हावी हो जाती है। दाता, जबकि अन्य लोग अधीन या प्रभाव के प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। यह न केवल जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में, बल्कि इसमें भी देखा जा सकता है। शैक्षणिक क्षेत्र। अमेरिका में अमेरिकी मनोविज्ञान पढ़ाया और अभ्यास कराया जा रहा है। दुनिया के सभी हिस्सों में शैक्षणिक क्षेत्र में सांस्कृतिक आधिपत्य का स्पष्ट प्रमाण है। दुनिया, हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिकी इसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। व्यवहार पैटर्न। कॉपीराइट मैनुअल।